So when we talk about the production of green steel, it is also important from the perspective that the prices, they remain competitive because of, again, the application of the carbon border adjustment mechanism by European Union. So that would impact in the short run the quantity of exports of steel from India. So this is also one of the major decisions that will, keeping in mind the future, again, concerns about the sustainable growth and the impact of uh, climate change, and given that we have the Panchamrit targets, we have to meet them also in a proper time frame manner by 2070. So we will seeing that the demand for green steel will be increasing by 2.5 times, and it would be better aligned with the carbon border adjustment mechanism also, and be able to prevent the application of such tax on the steel exports from India. China to raise retirement age for first time since 1979 78। मैन की रिटायरमेंट एज की बात करते हैं तो वो 63 कर दी गई है, जो कि 60 थी। वहीं जब वुमेन रिटायरमेंट एज की बात करते हैं वो 55 कर दी गई है, जो कि 50 थी। ऑर्डिनरी वर्कर्स के लिए 58 कर दी गई है, 55 की जो थी। तो मैनेजमेंट पोजीशंस की बात करते हैं तो 1980 से लेकर 2020 तक का जो हम एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं तो उसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, नेगेटिव में देखने के लिए मिलता है, जो कि It is showcasing the rate at which China's population is shrinking, how fast it is shrinking, that it has entered the negative territory. And then there is one more question. So this decision is to, again, ensure that there is adequate amount of labor force in the economy. Apart from this, there would be questions about their productivity, because they are, again, they're like above 50. So productivity would be one question. And this is also, again, one of the short-term measures, how long China can survive, or how long it will be able to maintain the momentum of its economic growth, because we've already seen that the economic growth and expansion is already slowing down in China. inflation is still some distance to be covered। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा बताया गया। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो रिसेंटली कसम सीपीआई के द्वारा 3.65% की इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली थी। वहीं जब हम कंसेक्यूटिव मंथ की बात करते हैं तो -4% इन्फ्लेशन जो है वो थी, जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि वो आरबीआई इंश्योर करे इन्फ्लेशन 4% के अंदर रहे, जिसका मार्जिनल 2% हो। जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है वो 2022 में देखने के लिए मिलती है, जब पीक पर थी 7.8%। तो जब फ्यूल और क्रूड की बात करते हैं तो उनके अंदर वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इफेक्ट होती है। जब सीपीआई इंडेक्स की बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर, कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं उसके अंदर 8 सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिनके अंदर वोलेटिलिटी सबसे कम है, जिसमें पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, सारे जो सेक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाए, चाहे वो एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जब हम प्राइवेट कैपेक्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं ताकि जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो बनी रहे। उसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, जिसकी ग्रोथ रेट हमें रिसेंटली डिक्लाइन देखने के लिए मिला था 3.2% से 2.5%। तो उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, किस तरह से जो फसल बीमा योजना है, या फिर फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करवाना, किस तरह से मल्टी मॉडल जो है वो प्रमोट किया गया था, ताकि जो मोनो कल्चर को छोड़कर मल्टी कल्चर जो क्रॉप्स है उनको प्रमोट किया जाए। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भी
ग्रुप्स बनाए गए थे ताकि उनके द्वारा अमूल्स के साथ मिलकर एक इस तरह से लेबोरेटरी फिक्स की जाए जो कि उनके प्रोडक्ट्स की और जो सॉइल की क्वालिटी है उनको बताया गया, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया जा सके, तो ताकि जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ के साथ बढ़ती रहे। Also, when we are talking about this last mile, जो थोड़ा सा percentage of inflation बचा है, that we have to achieve up till 4% of inflation rate. So that is much more challenging because now it will lead to other challenges or the trade-offs related to financial stability risks also. Because if we are trying to reduce the money supply in the economy, it will directly impact the financial stability because of the changes in the liquidity in the economy. So this is one concern. And also when we're talking about uh, increasing the repo rate, so that is also associated with the trade-off between growth rate and reduction in the inflation rate. So how much we can increase the repo rate, or for how long can we continue with the status quo, is also an important question. Then also whether 4% of inflation target will lead to 8% of GDP growth annually or not in India is also one of the question. And the what is the correlation between these two indicators? Because we say that 8% of GDP growth annually is important for India to achieve the developed country status by 2047. And apart from this, we say that simultaneously the role of fiscal policy is very important, particularly when it comes to handling the supply side management and the challenges. So it needs to be again proactive at the same time. कट इन बोरोइंग वाइज टी बिल लेड टू शार्प फॉल इन यील्ड। तो जब हम स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस कर रहे हैं किस तरह से रिवेन्यू को रिबूस्ट किया जाए, और जो डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है एक्सपेंडिचर में उसके वजह से जो टी बिल है उनको उनके अंदर फॉल देखने के लिए मिला है कि 91 डे के जो टी बिल है वो 6.55% लोएस्ट थे। अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करते हैं ओनली 5 बेसिस पॉइंट आरबीआई पॉलिसी की पॉलिसी रेट के अकॉर्डिंग। वहीं इसके अलावा जो अदर टू लोएस्ट है 2022 से, जो 180 डेज और 364 डेज के बिल्स जो है 5 और 6 बेसिस पॉइंट का जो लोएस्ट पॉइंट देखने के लिए मिला है। जब आरबीआई के द्वारा कैंसिल किए गए 2 टी बिल जिनकी वर्थ थी 20,000 करोड़, ताकि एक कांस्टेंट मैनेज किया जा सके और फिस्कल अप्रोच को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा जो हाई रेवेन्यू कलेक्शन कंट्रीब्यूट करता है कैश सप्लाई के अंदर। We are seeing that जो कैंसिल किया गया है टी बिल के ऑप्शंस, ट्रेजरी बिल्स, सो इनका टेन्योर होता है 91 days, एंड it is a part of the better cash management strategy of RBI. So this is the key phrase in this article. And highest amount of tax revenue that is being generated is from income tax, followed by GST, and thirdly we have the corporate tax. So these are the, we can say, the structural changes which has happened. And apart from this, we are seeing higher revenue collections contributed to the cash surplus. So if we are better able to again increase the tax buoyancy or the tax to GDP ratio in the economy, then we can say that even reliance on these government securities as far as raising funds or the borrowings from the market is concerned, it can be reduced. And this can, we can say, it is forms the overall part of the ecosystem of fiscal prudence in India and the fiscal consolidation, which is again the major objective under the FRBM Act of 2003. So even government is cancelled, it is decided that it will not be raising funds through the sovereign gold bonds because they are one of the costliest for the government. ब्रिंग इंजीनियर एज बिजनेस लीडर्स। तो जब हम बात करते हैं कि इंजीनियर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि जो लीडरशिप स्किल्स है उनको बढ़ाया जा सके, किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, उनको
सॉल्व करना है। इसके अलावा जब हम क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, रियल टाइम डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो उन रिगार्डिंग इंजीनियर्स की जो अप्रोच है उसको देखा जा सकता है। जब हम So one of the skills is communicating the problem, then problem solving attitude. So not just engineers, यहाँ पे बोला जा रहा है कि empower engineers. So we can say that these are the personality traits of a good leader. Then good leader is again a good listener also, listens to everyone's problem, and then you patiently you are filtering things out, and you're then taking a decisions comprehensively, which is not impacting like anyone else in a negative manner. So it is taking into consideration good like welfare of all the workers, employees, and the organization or the institute. So culture of speaking up is important in today's time and not holding it up. I shape engineers to become T-shaped leaders. को explain करना मानसी। T-shaped is they have technical expertise, business knowledge, and great leadership skills. But again, this cannot be generalized that only engineers have this. Yes. We can just take away the important characteristics of a good leader. So in a way, it is like it should be a combination of all the skills, and a good leader cannot be just a good decision maker in today's time. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो रूरल और अर्बन वुमेन्स का है, उनको डिस्कस किया था हमने कि किस तरह से जब रूरल में देखते हैं वहां पर 52% देखने के लिए मिलता है। तो उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, उन्होंने किस तरह से लास्ट 4 to 5 years के अंदर जो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज किया है उसमें, ताकि क्रैश फैसिलिटीज के थ्रू वुमेन जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हेल्थ बूम की बात करते हैं तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी उनके अंदर इन्वॉल्व किया था 17 years या फिर उनसे भी अबव जो भी एल्डर्स है उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख का, जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी के पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो भी वो इनके अंदर एनरोल करा सकते हैं। लेकिन मानसी आप ऐड कर रहे थे कुछ? तो आप कंप्लीट कर रहे थे ना, कुछ बोल रहे थे। हाँ, आई वाज जो सेइंग कि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि मेजर चंक और जो मेजर significant proportion of India's women population है, they reside in the states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. So this is very important fact. And of late जो trend है overall labor force participation rate का, that has been increasing for even women both in rural and urban areas. But there is still divide between men and women labor force participation rate. So this is again going to be very significant when we are talking about India being a developed country by 2047, because that additional push can come from increased women labor force participation rate. And it is right now at 33%, which is very less compared to the global average. market coupling of power exchange may be delayed. पावर एक्सचेंज में no major progress has been made on other front so far accordingly industrial sources. मार्केट कपलिंग की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस है वेयर इन ऑल द कलेक्टिव बिड्स फॉर्म फॉर ऑल पावर एक्सचेंज आर मैच to determine a uniform market clearance price
for the direct day ahead market RTM on the other markets. जब ग्रिड इंडिया की बात करते हैं वो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को रियल टाइम मार्केट में एंड इज वर्क ऑन द कपलिंग द आउटपुट ऑफ द रियल टाइम मार्केट विद SCED. So different power exchanges in India which are functioning right now is like the Indian Electricity Exchange, Power Exchange India Limited, Hindustan Power Exchange. So these are the major three which are working, and here the target is that okay, so one important fact is Indian Energy Exchange is the largest power exchange platform, handling almost 90% of the power deals in India right now. So this should be again decentralized, and equity should be focused when it comes to functioning of these three power exchanges in India. And here the goal is that through the coupling of the markets related to power exchanges, we'll be able to achieve a one uniform competitive price for the power and the electricity. And this can also help in, again, we can say, reducing the transmission losses also somewhere. So here we see that the Central Electricity Regulatory Commission in India, it is directed the grid controller of India, which is Grid India, to make a proper software and then run the simulation and do the testing, how it will be impacting if this software is implemented. From that perspective, it is important, and then it will be also related to how it can if it is implemented in a uniform and an effective manner, it can help in increasing the living standards of the people. It can help in reducing the monopoly of the specific power exchanges and the distribution companies, we can say. And apart from this, we can say that it will also help in reducing even the logistics cost. So the things or the industries who are functioning, because electricity is one of the basic services which is needed. And also challenge would be that it would be based on a software, so cyber fraud and cyber risks that can impact. And even when we're talking about the like magnetic storms or the solar flares, which generates the magnetic storms, which are again dangerous and makes the power grids more vulnerable to disruption. So that would be another challenge. So optimum use of transmission network is, in short, one of the aim behind this coupling of the power exchanges. WHO क्लियर फर्स्ट वैक्सीन फॉर एमपोक्स. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई जो हेल्प करेगी एमपोक्स वैक्सीन को टेस्ट करने में, ट्रीटमेंट करने में मोस्ट जो वनरेबल पीपल है वर्ल्ड में, जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको, ताकि इफेक्टिवली प्रोवाइड किया जा सके. कोविड के टाइम, पेंडेमिक के टाइम पर जो अप्रोच यूज की गई थी उस अप्रोच को यूज किया जा सके, और फास्ट जो स्प्रेड डिजीज है उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सके. उसके लिए जब हम देखते हैं एमपोक्स की बात करते हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलता है कि वायरस, जो न्यू वायरस है एमपोक्स वायरस, स्प्रेड हो रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके जो नेगरोज है उन सभी में. तो उनके लिए किस तरह से जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आउटब्रेक है उसको लिए एमपोक्स की जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाई जाए. जैसे जापान के द्वारा 3.6 मिलियन वैक्सीन डोनेट की गई है, ताकि 2 मेन वैक्सीन जो यूज की जाएगी एमपोक्स के लिए WHO के द्वारा. जो पेंडेमिक की कंडीशंस है उनको कंट्रोल किया जा सके. जो भी लो इनकम कंट्रीज है वो उनके सभी तरह के जो भी ट्रीटमेंट या फिर जो भी क्योर उन तक पहुंचनी चाहिए उनको उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो मेडिकल रिसोर्स या फिर पर्टिकुलर वैक्सीन है उनको उनको प्रोवाइड किया जा सके एमपोक्स के रिगार्डिंग, या फिर जो आउटब्रेक अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ताकि एमपोक्स को कंट्रोल किया जा सके वहां पर. And also the spread again of the monkeypox, and before this we saw COVID-19. So this again raises a question: how better prepared, how better resilient our healthcare ecosystem is there, our healthcare services and infrastructure is there when it comes to dealing the fast spreading diseases. And also in terms of vaccine development is one thing, and then making the accessible or the access of vaccines equitable is another aspect.
So in this, again, particularly for COVID-19 vaccines, like we saw the case of IPR, and it was decided that no IPR or intellectual property rights would be applied on this, because the supreme thing is saving humans' lives. So humanity or human rights is very important over the IPR or the making attitude, or keeping it away from the capitalist based model is important. So here the role of Gavi, which is the Global Vaccine Alliance, is very important in order to make that these vaccines are available in even the low income countries. So thank you everyone for joining us on Ansarkari. Stay tuned for further updates in the upcoming detailed discussions.